Hello everyone. Welcome to your very own Staff Ka podcast. Today's episode is about grit and determination and how it propels someone to a legendary status. Today we have Mr. Piyush Sharma, the elder brother of the legendary Colonel Ashutosh Sharma. In this episode, we talk about his early life, what motivated him to join the Indian Army, his struggles during SSB, wherein he attempted SSB 13 times, and the support of his family, which helped him clear through this phase. We will also talk about his days in the OTA and how that training helped him become a great officer of the Indian Army. We talk about his tenure as an officer of the Brigade of the Guards and his tenure or deputation as the commanding officer of the 21 Rashtriya Rifles. This is the same unit where he received 3 Sena medals. We also talk about how he was as a commanding officer and how his men respected and loved him. Today's episode is a very inspiring episode, and we hope it inspires you as well. We hope you enjoy the episode. Jai Hind. Start now. Thank you, sir. Thank you so much for joining and taking out time. तो सर लेट्स शुरू करते हैं। सर अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं आपका और आशुतोष सर का। तो आप अगर थोड़ा बता दें, हमें पता है आप लोग बुलंदशहर से हैं, तो थोड़ा आप अगर बचपन के बारे में थोड़ा आप बताएं तो विल स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन वहाँ से। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ और मेरे छोटे भाई का नाम कर्नल आशुतोष शर्मा है। और बेसिकली जैसा आपने बोला, हम लोग यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में एक छोटी सी जगह बुलंदशहर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, यूपी गवर्नमेंट में थे। तो हम लोग, पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, उसकी वजह से यूपी में अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होते रहे। तो हमारी स्कूलिंग अलग अलग जगह से होती रही, खासकर ईस्टर्न यूपी से ज़्यादा हुई। और फाइनली आफ्टर माय फादर्स रिटायरमेंट वी सेटल्ड इन बुलंदशहर। जी। और हम 3 भाई बहन हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं और फिर मैं हूँ और फिर आशु सबसे छोटा। और बचपन से ही हम दोनों भाइयों को आर्मी में जाने का बहुत शौक था, बट फैमिली सर्कमस्टांसेस कह लीजिए, नियति कह लीजिए, मैं नहीं आर्मी में जा पाया। बट आशु ने आर्मी ज्वाइन की और आशु 2 मई 2020 को कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद। जी सर। तो सर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से आप दोनों अट्रैक्ट हुए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। कुछ ऐसा आपने देखा या फिर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया जिससे आपको बहुत ज्यादा मन किया कि आप ज्वाइन करें, आप और आशुतोष सर दोनों? कहते हैं कि बच्चे के जो सबसे पहले टीचर होती है वो माँ होती है, और हमारी मदर को बहुत इंटरेस्ट था, तो वो हमेशा से चाहती थी कि हम लोग आर्मी में जाएं। और हमारी फैमिली में भी आर्मी में हैं, रिलेटिव्स आर्मी में हैं, कज़न आर्मी में हैं, कोस्ट गार्ड्स में हैं। तो एक घर में भी उसी तरह का माहौल था। और फिर उसके बाद मम्मी पापा ने हमें खास तौर से एनसीसी दिलवाई, जिससे कि उसकी तरफ जाने का और अट्रैक्शन बढ़ा, क्रेज़ बढ़ा। हमने यूनिफ़ॉर्म पहनी, तो यूनिफ़ॉर्म की क्या कदर होती है, यूनिफ़ॉर्म को पहनने के बाद क्या फीलिंग होती है, वो हमने बहुत अच्छे तरह से पहचाना। और वो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा स्टेप था, यूनिफ़ॉर्म पहनना। सुबह उठ के अपने शूज़ को, रात को ही अपने शूज़ को, बूट्स को चमका के सोना, जिससे सुबह पहनना, बेल्ट पे पॉलिश करना, तो आपको एक पूरा एक आर्मी का वातावरण मिल जाता है एनसीसी में। और उसकी वजह से हमें और अट्रैक्शन हुआ, हमें और लगा हुआ आर्मी में जाने का। तो सबसे पहला कारण मेरी मदर, मेरे फादर, एक फैमिली का एटमॉस्फेयर, और फिर उसी तरह से अपब्रिंगिंग। जब हम 6th क्लास में थे तभी हम दोनों भाइयों ने सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम दिया, यूपी सैनिक स्कूल का। तो उसमें आशु का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो शुरू से ही माँ-बाप ने भी इस तरह से ही हमें रखा, इस तरह से हमें गाइडेंस दी कि हम आर्मी में या यूनिफ़ॉर्म जॉब में जाएँ, और फिर उसको हमने एक पैशन बना लिया। जी सर। सर जो आप एनसीसी के बारे में बता रहे थे कि आपने और आशुतोष सर ने ज्वाइन किया, तो थोड़ा आप उस पे अगर आप इलैबोरेट कर दें, बिकॉज
हो सकता है किसी को ना पता हो, तो एनसीसी एक्चुअली होता क्या है, अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करें। एनसीसी क्या है? एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। और जो सी सर्टिफिकेट होता है वो ग्रेजुएशन 12th के बाद मिलता है। और अ, उसके लिए अलग-अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं, आपको परेड करनी होती है। एनसीसी इज़ बेसिकली अ, 3 उसकी भी 3 विंग होती हैं, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। तो जी। आप चाहो तो जहाँ पे अवेलेबल है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, किस स्कूल में हम्म, पढ़ रहे हो और वहाँ पे किस विंग की एनसीसी है। तो नॉर्मली ये जैसे अगर आप पढ़ रहे हो और आपके स्कूल में नेवी की है तो आप नेवी नेवी एनसीसी ज्वाइन हम्म, करोगे तो आपका नेवल अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो हमारे स्कूल में आर्मी का था, ज़्यादातर आर्मी का ही होता है हम्म, कॉलेज स्कूल और कॉलेजेस में एनसीसी। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं सबसे ये सजेस्ट करूँगा यंगस्टर्स को। और अगर कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी कि अपने बच्चे को ज़रूर एनसीसी दिलवाएँ। इससे जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को आर्मी में जाने के लिए ही अगर भेजना चाहते हो तभी दिलवाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीसी में आपको वो बिल्कुल एक माइंडसेट जो है आपका, एक वो फौजी वाला हो जाता है। एकता और अनुशासन उसका वो है, मोटो है। तो वो जो अनुशासन डिसिप्लिन है वो आ जाता है, तो बच्चा भले ही आगे अ, भले ही सिविल लाइफ में रहे, कुछ भी करे, बिज़नेस करे, बट जो डिसिप्लिन है वो हमेशा रहेगा। जैसा मैंने बोला ना कि एक रात हम्म, पहले ही हमें बूट पे पॉलिश करना, बेल्ट पे पॉलिश करना, अपने स्टार्स को चमकाना, यूनिफ़ॉर्म को प्रेस करना, एक रात पहले ही हम करके उसको रेडी रखते थे क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें परेड में जाना है। तो वो एक हम्म, डिसिप्लिन जब आप करते हो, 3 साल, 4 साल जब आप करते हो तो वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ़ हो जाता है। तो एक जी, जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो इवन आप अगर यूनिफ़ॉर्म भी पहनते हो तो वो आप में इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं, जिसको ओएलक्यूज़ कहते हैं। और वो ओएलक्यूज़ आपके वहाँ से आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ओएलक्यूज़ किसी किताब में नहीं पढ़ाए जाते और आप उसको हम्म, कहीं सीख नहीं सकते हो। सीख मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते हो। बट वो आप धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब खुद करते रहते हो, तो आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं। और फिर जी, वो हमेशा रहती हैं। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स को, कुछ को जिनकी जो आदत है, किसी को मॉर्निंग वॉक की आदत है, तो मॉर्निंग वॉक करेगा ही करेगा। तो इस तरह के जो वो हैं, तो अगर आप वो डेवलप कर लेते हो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आप हमेशा पूरी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जीते हो। और आप हमें आर्मी वाले या यूनिफ़ॉर्म वाले लोग इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन एक अलग लेवल का होता है। अगर आप कहीं का हो और 10 जने में एक भी अगर यूनिफ़ॉर्म का बंदा, भले ही वो जवान ही क्यों ना हो आर्मी का, आके अगर हम्म, खड़ा हो जाता है तो आप मार्क कर सकते हो, अगर वो यूनिफ़ॉर्म में नहीं है तो भी, कि ये ज़रूर सोल्जर है। और वो जी, रीज़न ही उसका ये है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो डिसिप्लिन है जो हमें अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए यंगस्टर्स को ज़रूर एनसीसी जॉइन करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ आपको वो एक आपके दिमागी तौर पे आपको ज़रूर फौजी बना देता है। यूनिफ़ॉर्म पहनना ना पहनना एक सेकेंडरी इश्यू। जी सर। सर, तो जैसे आपने बताया कि आपका सैनिक स्कूल में हो गया था और आशुतोष सर का नहीं हुआ था, तो फिर वहां से उनकी जर्नी कैसी रही? उनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने उस फिर टाइम पे हम बहुत स्कूलिंग छोटे कब? थे, तो ऐसी चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ है। तो आजकल तब भी बच्चे 5th-6th के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो गए। हमारे टाइम में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट हाँ, दिमाग में जी, ये ज़रूर था कि हाँ, जाना आर्मी में ही है, यूनिफ़ॉर्म का जॉब करना है। तो वो हमेशा से था, वो हमेशा रहा। और वो जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, तो वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। जी सर। तो सर, अब जैसे 11-12 स्टार्ट खत्म करने के बाद लोग एनडीए के लिए एसएसबी देते हैं और फिर ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। तो आशुतोष सर ने एनडीए के लिए भी दिया था, नहीं, और या एनडीए फिर नहीं दिया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने हाँ, किया था? उस टाइम पे जिस टाइम हमने 11th-12th किया, हमारे घर की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फादर की जॉब में कुछ चैलेंजेस थे, उसकी वजह से भी हम लोग उस बहुत ही फाइनेंशियल क्रंच से जा रहे थे। तो उस टाइम तो नहीं दिया। आशु ने और ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस में एग्ज़ाम देना जी, शुरू किया। तो जब वो मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था या जो पहली बार एलिजिबल हुआ, तब से ही लेके उसने सीडीएस का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और एग्ज़ाम देना शुरू कर जी सर। सो सर, हमने हमने पढ़ा था कि उन्होंने 13 टाइम्स
अटेम्प्ट किया था एसएसबी, 13th टाइम पे उनका जाके सिलेक्शन हुआ। तो सर 12 टाइम्स अगर रिजेक्शन हो जाए तो सर उनका माइंडसेट उस टाइम पे कैसा था? क्योंकि बार बार रिजेक्शन होने के बाद कभी कभी डिमोटिवेट इंसान हो जाता है, तो फिर वो कैसे इस सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे? देखिए क्या है कि हमने बहुत सारे सोल्जर्स की स्टोरी सुनी होगी या सुनते हैं हम। बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनते हैं, नॉट ओनली सोल्जर्स बट जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े। आशु की स्टोरी जो एक बहुत यूनिक हो जाती है वो यहीं पे यूनिक है कि किसी बच्चे ने अपना मेंटल बैलेंस बना के रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेंटली वो टूटा नहीं या कमज़ोर नहीं पड़ा, ऐसा कहना गलत होगा। बट इतना सब कुछ होने के बाद, इतने रिजेक्शंस मिलने के बाद भी आप टूटो और फिर उठ के खड़े हो जाओ, इसी का नाम कर्नल आशुतोष शर्मा है। वो हर बार परेशान होता था, रोता भी था, टूटता भी था, बट संभल जाता था। और सबसे बड़ी बात इससे भी क्या है कि उसके अंदर की लगन, उसका कॉन्फिडेंस, उसने कभी भी एक बार ये नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप सोचिए कि कोई बच्चा किसी सिलेक्शन बोर्ड से जहाँ पे उसका इंटरव्यू हुआ है और वहाँ से रिजेक्ट होके बाहर आ रहा है और गेट को सैल्यूट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं फिर आऊँगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कर्नल आशुतोष। ये जो है बहुत बाकी लोगों से कर्नल आशुतोष की लाइफ को बिल्कुल अलग कर देता है कि इतनी बार रिजेक्शन मिलना, उसके बाद आपका जो विश्वास है वो और डबल हो जाना और फिर उसकी तैयारी और दोगुने तरीके से करना। दिस इज़ व्हाट कर्नल आशुतोष इज़। एंड जो सेकेंडली बात वो है आर्मी में आना, इतने स्ट्रगल के बाद, इतने रिजेक्शंस के बाद आना और उस आर्मी में फिर किस तरह से परफॉर्म करना। तो अगर आप आशु की लाइफ को पूरा देखते हैं तो जी। वो 2 पार्ट में है और दोनों से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यंगस्टर्स को, इवन हर वॉक ऑफ लाइफ को, हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दिस मेक्स कर्नल आशुतोष स्टोरी अ टोटली डिफरेंट एंड यूनिक इन इटसेल्फ। अभी आपने रिसेंटली एक मूवी भी देखी होगी, 12th फेल, जी सर। राइट? तो 12th फेल, मैं कहता हूँ आशु को 13th पास। तो राइट। एक स्ट्रगल वहां तक पहुंचने की और उस जगह पहुंचने के बाद फिर कैसा करने का। तो वो दोनों ही पार्ट, एक एज ए एस्पिरेंट, एज ए यंगस्टर आप कैसे फेल हो रहे हो और आप वहां पे कैसे पहुंच रहे हो और वहां पहुंचने के बाद भी आप रुक नहीं रहे हो। यू आर अ डिफरेंट क्लास ऑफ soldier, you are a different class of a different class of a soldier leader. तो दैट इज द डिफरेंस। तो दोनों पार्ट में उसके बहुत कुछ सीखने को है और दोनों ही चीजें जो है बड़ी यूनिक है। हम एक एक करके दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। जी सर। तो सर जैसे एसएसबी से जब वो, जैसे आपने बताया, जब वो निकलते थे तो वो सैल्यूट करके आते थे कि मैं वापस आऊंगा। तो सर इतना मोटिवेशन, आपको कभी कभी लगता था कि इतना मोटिवेशन कैसे वो अपने आप को मोटिवेशन दे पा रहे हैं, या फिर आपसे बात होती थी तो आपसे आके क्या डिस्कशन होता था उस फेज के बारे में? आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी जी सर। और हम दोनों भाइयों में सिर्फ 1 साल 5.5 महीने का फर्क है। जी सर। तो हम भाई नहीं थे, दोस्त थे। जी सर। तो जो प्रॉब्लम्स भी जब आती हैं तो आदमी हमेशा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और जी। उस टाइम एक फैमिली का होना, एक फ्रेंड सर्कल का होना बहुत ज़रूरी भी होता है, जो आपको जी। स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और आपको समझता है, आपको कंसोल करता है, आपको रास्ते बताता है। और व्हेन यू आर इन नीड ऑफ समबडी, आपने देखा होगा, आप जब भी किसी उसमें होते हो या आप फैमिली की तरफ देखते हो या इमीडिएटली आप सोचते हो कि मैं किसको फ़ोन उठा के बात करूँ। जी। तो आई वाज़ फॉर्च्यूनेट एनफ टू हैव अ ब्रदर लाइक आशु एंड आशु हमेशा हम लोग साथ में डिस्कस करते थे और मैं जब उसको स्टेशन पे लेने भी जाता था, जब वो रिजेक्ट होके ट्रेन से आता था, तो वो मुझसे बहुत गले लग के रोता था और एक ही बात कहता था, भैया मेरे पे विश्वास रखो और मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा। मैं सबका नाम बहुत ऊँचा करूँगा, अपने घर का, खानदान का, देश का नाम ऊँचा करूँगा, तुम मेरे पे विश्वास रखो। देन आई यूज्ड टू से, आशु तुम चिंता मत करो,
हो जाएगा सिलेक्शन। मुझे आज भी ध्यान है कि उसका शायद 8-10 बार रिजेक्शन हो चुका था और वो बहुत परेशान था। तो फिर मैं उसको अपनी कार में मैंने बैठाया और एक मूवी आई थी 1942 अ लव स्टोरी, जी। तो उसका मैंने गाना सुनाया उसको। वो गाना इस तरह से उसकी लाइन्स हैं, ये सफ़र बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हमसे। ये गाना मैंने उसको सुनाया एंड उसको बहुत कॉन्फिडेंस आया। हम दोनों भाई बहुत रोए उसके बाद और फिर बहुत कॉन्फिडेंस आया और फिर वो दोबारा डबल ताकत से लग गए। तो हमेशा कहता था वो, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके मन में 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं आता था कि मैं नहीं हुआ तो क्या? या मैं होऊँगा कि नहीं होऊँगा? बल्कि मैं या मेरी वाइफ़, हमने पूछा एक बार उससे, जब वो 11-12 बार रिजेक्ट हो चुका था कि आशु अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या? तो मुस्कुरा के वो देखा उसने हमारी तरफ, बोला कि भैया अगर नहीं हुआ तो जवानों की एंट्री में भर्ती हो जाऊँगा, आर्मी में जवान बन जाऊँगा, फिर इंटरनल एग्ज़ाम दे के अफ़सर जाना आर्मी। तो ये कॉन्फिडेंस। सर ऐसा ऐसा डिटर्मिनेशन सर बहुत कम मैंने देखने को बताया ना मिलता है आपको, सर। मैंने आपको जी बताया कि आशु की दोनों पार्ट ऑफ लाइफ, एज़ जी ए सर। डिफेंस एस्पिरेंट, एज़ ए स्टूडेंट, बार-बार रिजेक्ट होना, जी सर। अपनी पैशन की तरफ हमेशा बने रहना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सिर्फ़ एक ही चीज़ का फॉर्म भरता था जी पूरे। सर। सीडीएस के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, तो वो साल में 2 बार 2 ही फॉर्म भरता था, वो दोनों इसी के भरता था। इसके अलावा उसने कोई फॉर्म नहीं भरा, किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरा। नहीं तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आप बीएसएफ में भी जा सकते हो, सीआरपीएफ में भी जा सकते हो, कोस्ट गार्ड में भी जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, स्टेट्स की पुलिस में जा सकते हो, पीएससीज़ में जा सकते हो। अगर आपको यूनिफ़ॉर्म का ही पैशन है कि नहीं मुझे तो यूनिफ़ॉर्म ही पहननी है, तो यूनिफ़ॉर्म के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट उसको सिर्फ़ ये था कि मुझे आर्मी में जाना है, अपनी मेहनत से जाना है और मैं जाऊँगा। जी सर। सर आपने आपने सही बोला सर कि अ, बहुत कुछ सीखने को है इससे भी। यहाँ अभी भी बहुत लोग होते हैं, मेरे साथ ही होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत सेटबैक होता है तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग और फिर उनको लगता है कि अब आगे क्या करें। बट देन ऐसा डिटर्मिनेशन देख के सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है सर ये चीज़ कि एक लक्ष्य उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने साधा था और फिर उसी में लगे रहे और वो अल्टीमेटली हो हुआ करके दिखाया उन्होंने। तो सर बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये चीज़। यही रीज़न है कि आज हम करीब उसको गए हुए 3.5 साल हो गए हैं, बट फिर भी जी आज सर। हम उसको याद कर रहे हैं, उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो भी इसको देखे, वो जी सर। इंस्पायर हो, जी। मोटिवेट हो। जी सर। तो ऐसे हीरोज़ की ही स्टोरी को लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रियल लाइफ़ स्टोरी है। जी ऐसा सर। कुछ भी जी नहीं सर। है कि हम एक फ़िक्शन स्टोरी पे जाएँ, कुछ सोचें, कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज़ करें कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा होता होगा, नहीं। एक साधारण परिवार का लड़का जिसने अपने इनिशियल डेज़ में अ, अपनी फैमिली लाइफ़ में फैमिली के जब वो बच्चे थे, हम मैं 8th में था उस टाइम, फादर की जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ जॉब में। मैं 8th जी। के बोर्ड का उस टाइम 8th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, यूपी बोर्ड का। जी। मेरा 8th का बोर्ड का एग्ज़ाम था जिस शाम को फादर के साथ जॉब में प्रॉब्लम हुई। और 8th से लेके हमने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन के बाद हम आशु ने आर्मी की तैयारी करी और वो बना। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा टाइम था, हमने कितनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी हैं, कितने पैसे जी की सर। कमियाँ देखी हैं, अपने माँ-बाप को रोते हुए देखा पैसे के लिए, परेशान होते हुए देखा। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमने बहुत कष्ट सहे हैं, उसके बाद आशु यहाँ पे पहुँचा। वरना कोई भी आदमी इसमें टूट जाता है। तो जी आशु सर। का जो डिटर्मिनेशन था, आशु का जो पैशन था, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, फैमिली, आज की तारीख में लोग फैमिली को भूलते जा रहे हैं। बाहर अपने जी सर। फ्रेंड्स और उनमें ज़्यादा हम सोचते हैं कि शायद वहाँ पे वो है। नहीं, जब वक़्त खराब होगा, सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके अड़ोस-पड़ोस वाले लोग खड़े। अभी हम जी सर। कितने ज़्यादा
सोशल मीडिया में, ओटीटीज में घिर गए कि हमें यही नहीं पता कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है। हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाते, मदर फादर की केयर नहीं करते, पेरेंट्स पे ध्यान नहीं देते। तो अगेन ये कोई मैं आपको कोई ज्ञान या उसकी वो नहीं दे रहा हूँ, जो रियल आशु के साथ या हमारी फैमिली में जी हुआ है, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। तो इसीलिए कि ये रियल लाइफ स्टोरी है, इसमें फिक्शन कुछ भी नहीं है। एक बहुत ही जी सर। साधारण परिवार का बच्चा और अपनी मेहनत, डिटर्मिनेशन से कैसे आशु से रजवाड़ टाइगर बना। जी सर। कर्नल आशुतोष शर्मा डबल बार सेना मेडल, जिसको लोग आज देश का हीरो कहते हैं, वो कैसे बना, वो एक जर्नी है। और बिलीव मी, सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब कर सकते हैं। हर जना स्ट्रगल करता है। आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में, आप जितना भी आशु के बारे में डिस्कस करोगे, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में आप आशु को पाओगे। आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, या मेरे साथ भी हो रहा है, ये तो मैं भी कर्नल आशुतोष की तरह कर सकता हूँ। मैं किस तरह से जी लीड कर सकता हूँ, किस तरह से आर्मी का एक बहुत ही अव्वल दर्जे का एक ऑफिसर बन सकता हूँ, या किस तरह से मुझे लोग जानेंगे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दिस मेक्स कर्नल आशुतोष स्टोरी अ वेरी रियल स्टोरी, एंड अ स्टोरी विच ऑल ऑफ अस कैन डू इट। यस सर, एब्सोल्युटली सर। सर उस प्रेपरेशन फेज का ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें मेंशन था, आप ही बता रहे थे कि कारगिल वॉर भी जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तब 1999 में हुई थी। तो सर उनका जैसे आपने बताया था, एक स्टोरी बताया था कि वो मंदिर में जाते थे और फिर वहाँ बहुत रोया करते थे। तो सर वो आप थोड़ा सा अगर इलेबोरेट कर। 1999 की बात है ये, और उस टाइम आशु करीब 10-11 बार रिजेक्ट हो चुका था, और बार बार रिजेक्शन 10-11 बार होना बहुत बड़ी बात होती है। 10-11 बार अगर जी हम सर। कहते हैं तो 5 से 5.5 साल का समय होता है। जी सर। और ग्रेजुएशन करने के बाद 5 से 5.5 साल का मतलब ये होता है कि आपके साथ के बच्चे सब जॉब कर रहे होते हैं, कोई एमबीबीएस कर चुका होता है, किसी की शादी हो गई होती है, कोई बिजनेस संभाल रहा जी होता है, कोई सीए कर रहा होता है। तो उस टाइम पे सब ऑलमोस्ट 80-90% लोग सेटल हो चुके हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। जी इमेजिन द काइंड ऑफ पीयर प्रेशर, प्रेशर फ्रॉम विद इन, प्रेशर फ्रॉम फैमिली, प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स होता है कि जी हर जना ये पूछता है और भाई आशु क्या कर रहे हो। यू डोंट फील लाइक गोइंग इन, एंड आप किसी सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते हो, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। और खासकर उस जगह से जहाँ पे देखा हो आपने कि फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एंड एवरीबडी इज लुकिंग अप टू कि आप अब बड़े हो गए हो और करके कुछ फैमिली को कंट्रीब्यूट करोगे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, मैं जॉब करने लगा था। मैं क्योंकि घर का बड़ा बेटा था, मैंने बताया मेरी बड़ी सिस्टर है, फिर मैं हूँ, तो जॉब मुझे इसीलिए मैं आर्मी में नहीं जा पाया। मैंने अपना पैशन छोड़ दिया आर्मी का। मैंने भी एनसीसीसी सर्टिफिकेट किया हुआ है, बट मैंने इसीलिए पैशन को छोड़ दिया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर का बड़ा बेटा था। तो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे जॉब में जाना पड़ा। मैं 20 साल का था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो सबको ये और लगता था कि देखो भैया जॉब कर रहा है, घर को संभाल रहा है, और तुम क्या कर रहे हो। जी और उस टाइम पे आशु बार बार रिजेक्ट हो रहा था। तो हमारे घर के मंदिर में वो बैठ के मेरी वाइफ देखती थी कि भैया की जो स्लीपर्स हैं वो मंदिर के बाहर उतरी हुई हैं, तो वो समझ जाती थी कि भैया अंदर मंदिर में हैं और वो रो रहे होंगे। तो फिर वाइफ उनका हाथ पकड़ के लेके आती थी आशु का कि भैया आप परेशान मत हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप देखिए कि जो बच्चा 5-5.5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, जिसको ये नहीं ये उसका कहना ये था कि मैं आज मुझे वहां पे होना चाहिए था, कारगिल में होना चाहिए था, और आज मैं कारगिल में नहीं हूँ और मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ बार बार। मुझे आज आर्मी में होना चाहिए था, कारगिल वॉर में होना चाहिए। तो कैसे कोई अपने माइंड को इतना बैलेंस बना के रख सकता है और उस पिक्चर को देख सकता है जो कि जहाँ वो जिसको अचीव करना चाह रहा है और जिसमें वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि मुझे आज कारगिल लड़ाई में होना चाहिए था, आज देश की तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए थी और मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो दिस शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ आशु, हाउ डिटरमाइंड ही वाज कि नहीं मुझे तो आर्मी में ही जाना।
एब्सोल्युटली सर। सर मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, बट इतना डिटर्मिनेशन सर, इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है सर इतना डिटर्मिनेशन किसी भी चीज में लगे रहना। तो सर, जब आप इतने डिटर्मिन्ड होते हो और आप 13th अटेम्प्ट जो उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो जब आप उस अटेम्प्ट में जाते हो, तो वो नर्वस थे क्योंकि उनको था कि 13th अटेम्प्ट है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो जैसे आपने बोला वो जवान उसमें में भर्ती हो जाएंगे एंड देन इंटरनली ट्रांसफर ले लेंगे, बट देन जब आप ट्राई कर रहे हो किसी चीज के लिए इतने लंबे समय से, तो 13th अटेम्प्ट से पहले आप उन्होंने आपसे कुछ बात करी थी कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, एंड देन उसके बाद आप कैसा फील कर रहे थे सर? मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जी। नर्वस हम थे, वो बिल्कुल अच्छा। भी नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं था, और हम उसको ये नहीं दिखा रहे थे कि हम नर्वस हैं। हमारे जी। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हम ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आशु का होगा कि नहीं होगा, और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं। वो उसी ज़ील, उसी एंथुसियाज्म, उसी कॉन्फिडेंस के साथ गया, और उसका जो लास्ट अटेम्प्ट था वो इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड में था। उस जी। जो पहली बार जब वो रिजेक्ट हुआ था, तो भी इलाहाबाद से रिजेक्ट हुआ था, और जब वो सेलेक्ट हुआ तो भी इलाहाबाद से ही हुआ। और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, बहुत ही कॉन्फिडेंट था, और बहुत ही कूल, काम, कंपोज रहता था। जो एक लीडरशिप के ट्रेट्स होते हैं ना, कि आप किसी भी जी। परिस्थिति में हो, खासकर ऐसी परिस्थिति में हो, तो आप कैसे अपना कूल मेंटेन करते हो, आप कैसे कंपोज रहते हो, किस तरह से अपने को मेंटली बहुत बैलेंस रखते हो, वो उसमें था। तो वो नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, हम नर्वस थे, बट हम उसको दिखा नहीं रहे थे। और जी। जब वो गया, और जब इंटरव्यू हो रहा था उसका, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास उसकी सारी फाइलें थी, पहले अटेम्प्ट से जी। लेके आखिरी 12 अटेम्प्ट की, और 13th जो फाइल थी वो उसके सामने खुली हुई थी, जिसमें वो आशु को ट्रैक कर रहा था। और उसने भी एक ही क्वेश्चन पूछा, आशु, ऐसा क्या है तुझ में, इतनी बार रिजेक्ट हुआ है तू, हम्म। और उसके बाद हर बार तो आता ही नहीं। तो उसने एक ही बात बोली कि सर, आपने जो मरून कैप लगाई हुई है, वो जी। स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर था वो, जो इंटरव्यूइंग जी। ऑफिसर साहब थे, वो स्पेशल फोर्सेस के थे। तो आशु ने बोला कि सर, दिस मरून कैप वेरी अट्रैक्ट्स मी अलॉट। तो वो भी शॉक्ड था कि ये क्या बंदा है जो जी सर। 13वीं बार इंटरव्यू देने आ रहा है। एंड दैट टू विद सो मच कॉन्फिडेंस। वे दैट टू विद सो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, एक सेकंड में आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप जी कॉन्फिडेंस सर। नहीं हो तो आप ना तो टास्क कर पाओगे, ना ही आप ग्रुप इंटरव्यू में डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा। एंड वहां तो साइकोलॉजिस्ट से लेके एक हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स, ट्रेनर बैठे होते हैं, वो एक सेकंड में आपको देख लेंगे कि नहीं, इसमें इतने टाइम के बाद भी समथिंग इज मिसिंग, जी। तो वो नहीं लेंगे। तो ही वॉज वेरी गुड इन दिस। तो सर, जब सिलेक्शन हुआ, जब उन्होंने आप लोग को, जब फैमिली मेंबर्स को बताया, तो कैसा रिएक्शन था सर? उनका कैसा था, फिर आप लोग का कैसा था? कैसा फील कर रहे थे आप? बस उसने एक ही वर्ड बोला था, भैया मेरा हो गया। उसके बाद ना मैं कुछ बोल पाया, ना वो कुछ। तो दैट वाज द वन एंड द लास्ट कम्युनिकेशन, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस। तो सर, अब एसएसबी में सिलेक्शन हो गया, एंड देन आशुतोष सर प्रोसीडेड टू दी ओटीए। तो सर, वहां पे जैसे आपने भी बताया हुआ है कि वहां पे वेदर भी बहुत हार्श होता है चेन्नई का, वहां पे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी। तो सर, उनके ट्रेनिंग डेज पे आप थोड़ा अगर बताते हो कैसे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को अप्रोच किया, डिफिकल्टी ऑफ ट्रेनिंग को कैसे उन्होंने हैंडल किया, तो कुछ अगर आपका डिस्कशन होता तो उनसे, तो आप। मैं पहले हाँ। आपको वो बताऊंगा जो आशु के बैचमेट्स मुझे अब बताते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बोला, चेन्नई का वेदर जो है बहुत टफ होता है, बहुत हार्श होता है। एंड दिस इज वेरी फेमस इन चेन्नई दैट चेन्नई हैज गॉट 3 वेदर,
हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। जी। तो 3 ही वेदर है वहाँ पे जी, बिल्कुल। एंड दैट इज़ व्हाई द ट्रेनिंग इज़ सो टफ। या तो जो उसके कलीग्स कहते थे, जो उसके बैचमेट्स का कहना था कि आशु वहाँ पे भी बहुत कूल रहता था। हर टाइम हँसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। हम सबको चीयर अप करता रहता था क्योंकि इतनी टफ सबसे बड़ी बात जो वहाँ ओटीए की जो ट्रेनिंग है ना, वहाँ वो मारती है वहाँ का वेदर जी, एज़ कंपेयर टू आईएमए, जहाँ पे देहरादून में टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो एडवर्स कंडीशन है वो है चेन्नई का वेदर। वो आपको तोड़ देता है। और उसके बाद जो जी, आपकी ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग इज़ वेरी, वेरी टफ ट्रेनिंग। बट अगर उसमें जी। साथ में वेदर भी ऐसा खराब है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, आशु बताता था कि भैया वो हुँ, उन्होंने हमें रोलिंग का ऑर्डर दे दिया, हमको सड़क पे बोला कि रोल करो। सड़क पे हम रोल कर रहे हैं, तो कह रहा है खाल जो है सड़क से चिपक गई जैसे च्युइंगम की तरह। पर वो ये भी हँसते हुए बताता था। तो आप जब ट्रेनिंग में आते हो ओटीए की ट्रेनिंग में, तो वेदर टफ, फिर उसके बाद टफ ट्रेनिंग, तो आप टूट जाते हो। कुछ होते हैं जो बीच में ट्रेनिंग छोड़ के भी लोग चले जाते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आशु उन सबको चीयर अप करता था। ट्रेनिंग के बाद जब सोने का टाइम होता था या रेस्ट का टाइम होता था, तो उनके पास जाके उन सबको चीयर अप करता था। उन सबको हँसाता था। अरे नहीं, चल, ऐसे बदमाशी करता था। फिर आशु वाज़ अ वेजिटेरियन। तो जी, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ होती है बट उस टाइम पे बहुत मैटर करती है। आशु वाज़ अ वेजिटेरियन, बट वो जाके नॉन-वेज वाली लाइन में खड़ा हो जाता था ब्रेकफ़ास्ट के टाइम में। तो वहाँ 2 बॉइल्ड एग मिलते थे। वेज और हुँ, नॉन-वेज की लाइन में बस इतना फ़र्क था जी, कि आपको जो वेज में मिल रहा है ओवर एंड अबव आपको 2 बॉइल्ड एग और मिलते थे। तो वहाँ जाके जी, लाइन में खड़ा हो गया, 2 बॉइल्ड एग ले आता था, 2 फ्रेंड्स को दे दिया, लो तुम खा लो। तो दैट वाज़ आशु। तो वो बताते थे भैया, वो लाके हमें एग्स दे देता था, लो तुम्हें ताकत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, खाओ, मस्त रहो, ठीक है तब चलो। परेशान करता था, हँसाता था। जी, आप जो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास ट्रेनिंग के टाइम की, वो बदमाशी करते हुए, हँसते हुए और सब बाहर खड़े हुए पानी नहा रहे हैं, शैतानी करते हुए, तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से ही उसमें टीम बिल्डिंग और वो बहुत ज़्यादा थी। लोगों को जी, चीयर अप करना, बात करना, हँसाना, किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प करना। मैंने बताया ना, आप खाने की इतनी फाइट होती है एकेडमीज़ में, आप इवन हॉस्टल्स में, और वो देख लीजिए अभी की तो बात फिर भी काफ़ी बेटर हो गई है। वरना हॉस्टल में आपको एक खाना प्रॉपर मिल जाए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जी, जो बिल्कुल। बच्चे बाहर रहते हैं, जो पीजीज़ में रहते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जी, और सर, वो भी बिल्कुल। चेन्नई जैसे मतलब ट्रेनिंग में, आर्मी ट्रेनिंग में, जहाँ पे कि आपको बड़ा लिमिटेड मिलता है, जानबूझ के वो इस तरह से देते हैं। ऐसा नहीं है कि कमी है या कुछ है, बट दे वांट यू टू बी लाइक दिस ओनली। जी, वहाँ पे आपकी कॉमरेडरी, वहाँ पे आपका जो प्यार है वो, कि आप गए एग्स ले आए, ले तू खा ले। क्या ज़रूरत है? अगर वहाँ उसका इंस्ट्रक्टर है वो देख लेता कि नॉन-वेज लाइन लाइन में खड़ा है, तो जी, पता लगा आशु को 2 घंटे की सज़ा और एक्स्ट्रा मिल जाती। जी, सर, बिल्कुल। तो वो ये बताते थे और आशु भी यही बताता था कि भैया बड़ा मज़ा आया, हम यहाँ ट्रेनिंग में गए और ऐसे गए और वहाँ हम उस जंगल में गए और उसने इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आप जंगल में, अच्छा ठीक है, आप लोग थक गए होंगे, एक काम करो अब सो जाओ। कह रहा हम सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि ये क्यों ऐसे कह रहा है कि रेस्ट कर लो। कह रहा जैसे ही लेटे 5 मिनट बाद ही मोटे-मोटे कीड़े आ गए और वो हमें काटने लगे। अब कह रहा है कोई हिलता तो उसको बेल्ट से पिटाई होगी कि नहीं, हिलना नहीं है आपको। तो वो कैच था उसमें कि उसने बोला कि अब आप लोग रेस्ट कर लो, 2 घंटे से आप भाग रहे हो, ये कर जी, रहे हो, तो आप रेस्ट कर लो। तो हमें लगा कि आज ये हमारा इंस्ट्रक्टर इतना वो ऐसा क्यों हो गया? बट वो भी एक वो था, वहाँ पे इतने सारे कीड़े थे, चींटियाँ थी, लाल चींटियाँ थी, वो काटने लगी। बट ये तो कहीं भी होगा, आप किसी ऑपरेशन में हो, किसी सर्च में हो, कहीं भी हो, दिस कैन हैपन एनीवेयर। तो वो एक जी, आपको इस तरह की ट्रेनिंग देना चाह रहे थे कि आपको अगर कीड़े भी काट रहे हैं तो आपको हिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ आप हिल जी, जाओगे ठीक है, बट अगर बैटलफील्ड में या किसी एम्बुश में या किसी ऑपरेशन में हिल गए, तो आपका दुश्मन देख लेगा और वहीं से गोली मार देगा आपको। तो वो उसको भी बड़ा हँस के बताता था, बड़ा हँस के बताता था, वो रोलिंग कर रहे थे और वो मेरी खाल जो है सड़क पे चिपक गई च्युइंगम की तरह से। तो बहुत एन्जॉय करता था उस पार्ट को भी उसने बहुत एन्जॉय किया ट्रेनिंग को भी। नॉट ओनली दिस ट्रेनिंग, इसके बाद कमांडो कोर्स होता है।
जी जो आपने बहुत हमारे टाइम की, हम जिसको देख के मोटिवेट हुए थे, एक मूवी थी कमांडो करके, उसमें नाना पाटेकर की मूवी थी वो। जी बहुत अच्छी मूवी है, अगर कभी हो तो देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। और उस टाइम की वो कमांडो, बेलगाम में, कर्नाटका के पास बेलगाम में वो ट्रेनिंग होती है कमांडो कोर्स। और वो जी इन्फेंट्री ऑफिसर्स को कंपलसरी होता है कमांडो कोर्स करना, और बहुत ही टफ ट्रेनिंग है, वर्ल्ड की टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक ट्रेनिंग है। तो जब वहाँ पे भी करके आया, तो वहाँ पे भी किस तरह से उसने किया, वहाँ पे एक बहुत ऊंचे उस पे चढ़ के, आप कमांडो मूवी में भी देखेंगे कि वो स्विमिंग पूल है और उसमें बहुत ऊंचाई पे चढ़ के वहां से आपको जंप करना होता है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस जंप। जी तो वो उसमें दिखाया कि वो कोई जाने को वॉलंटियर तो कोई करता ही नहीं है, इतना ऊंचा देख के जी आदमी को डर लगता है कि साला कौन जी करेगा यहाँ पे। बट उसमें मूवी में भी यही दिखाया कि उसने जबरदस्ती, नाना पाटेकर ने बोला यस यू जो कर, यू गो। और वो जाता है ऊपर, ऊपर जाके प्लैंक पे खड़ा हो जाता है, वो कहता है जंप, कि नहीं सर मैं जंप नहीं करूंगा, ए ब्लडी इडियट यू जंप, कि नहीं सर मैं जंप नहीं करूंगा। वहां से आदमी का कॉन्फिडेंस, मतलब वो कह रहा है आप मुझे कुछ भी सजा दे दो, मैं जंप नहीं करूंगा। जी एंड आशु अपने बैच में वाज दी फर्स्ट वन टू वॉलंटियर। उसने बोला एनी वॉलंटियर, कहता हाँ यस सर। कह रहा भैया विश्वास करो, वहां से ना जो स्विमिंग पूल है वो ऐसा दिख रहा था जैसे माचिस की तीली हो, और वहां से वो जंप करता है। तो जो टफेस्ट ट्रेनिंग्स हैं, लोग छोड़ के भाग आते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जाके और मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए, ट्रेनिंग ना करनी पड़े। एंड ही यूज टू एंजॉय। ये जो पैशन है, ये आशु को बहुत डिफरेंट बना रहा है। जी सर। तो मतलब उन्होंने कभी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह देखा ही नहीं। ही किसी वाज भी लिविंग ट्रेनिंग हिज में, किसी बेस्ट भी लाइफ। ट्रेनिंग में ही वाज हमने लिविंग हिज कभी बेस्ट। कभी उसके कोई लेटर, उस टाइम लेटर का जमाना ज्यादा था, लेटर ज्यादा आते थे, फोन जी बहुत कम होते थे, एसटीडी लाइन पे लंबी लाइन लगती थी। फिर सीनियर्स जो होते थे वो पहले फोन करेंगे, जूनियर्स बाद में करेंगे, जी फिर लाइन मिलती नहीं थी। एंड पीछे इतनी भीड़ खड़ी होती थी कि आप बात भी नहीं कर सकते, बस एक्सेप्ट फॉर ये बताने की कि मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, बस इसके अलावा यू कांट इवन एक्सप्रेस योर इमोशंस। तो हम्म लेटर लिखता था, एंड ही वाज वेरी गुड इन राइटिंग लेटर। उसको लेटर लिखने की हैबिट भी बहुत थी। मतलब हम राइट। खुद अचंभा करते थे कि वो ट्रेनिंग में, जहाँ पे 18 घंटे 20 घंटे की ट्रेनिंग है, आप 4 घंटे सोने का मिलता है, मतलब सारा कुछ करने के लिए मिलता है, उसमें वो लेटर लिखता था 2-2 3-3 पेज के। और वो किसी की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी भूलता नहीं था वहां पे भी, और उसको लेटर लिखता था। तो ही यूज टू राइट इन दोज लेटर्स कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और ऐसे मस्ती कर रहा हूँ। तो उसने कभी उसको प्रेशर लेके या बर्डन लेके किया ही नहीं। जी कभी उसने इस चीज को ऐसा सोचा ही नहीं कि ये बर्डन है मेरे लिए। और वो उसका रीजन भी था, क्योंकि उसने इतनी स्ट्रगल करी थी, वो इस दिन के लिए ही जी रहा था। जी जब आपका काम आपका पैशन बन जाए, जुनून बन जाए, तो फिर आपको जी बाकी चीजों का कोई लगता नहीं है कि हाँ ये ऐसे क्यों है। तो दैट वाज काम काम नहीं लगता सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सर आप मतलब आशुतोष सर से या उनके कोर्समेट से कुछ ऐसा ट्रेनिंग का कुछ आपको स्टोरीज आपको पता है जो आप शेयर कर सकते हो? स्टोरीज जो बेसिकली भी मैंने उन्होंने। यही बताया कि जी वो किस तरह से हेल्प करता था, किस तरह से आउट ऑफ द वे जाके लोगों के काम करता था। किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना तो भी उसको हेल्प करना, सबको साथ में लेके चलना, मोरल बूस्टअप। वहां पे चक्कर क्या है कि आपको बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपका मोरल हाई है तो आप कर जाओगे, हम्म और अगर आपका मोरल जी डाउन है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो वहां पे मोरल अगर कोई हाई रखने वाला है साथ में आपके, तो वो सबसे बड़ी हेल्प जी है। एंड ही वॉज वेरी गुड इन इट। राइट। तो सर अब ट्रेनिंग, एंड ऑफ द ट्रेनिंग में आई थिंक सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी यूनिट में जाएंगे। तो जैसे आशुतोष सर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में गए थे, तो सर उन्होंने कभी एसएफ के लिए वॉलंटियर करने का नहीं सोचा था? बिकॉज जैसे आपने बताया था इंटरव्यू के टाइम पे मरून बरे वाली बात हुई थी, तो कभी उन्होंने ऐसा। इसमें क्या होता है, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। एक तो जी जो एसएफ है, आप इमीडिएटली वो पास आउट पे नहीं वो करते हो। ओके। पहले आपको एक किसी यूनिट में एक लेफ्ट बनना होता है, किसी कोई यूनिट ज्वाइन करनी होती है। जी इन्फेंट्री जी है, आर्टिलरी है, आर्मी, एयर डिफेंस है। तो आप उसमें आपको ज्वाइन करना होता है।
एंड जो एसएफ है वो 100% वॉलंटियर फोर्स है। जी। तो आप कोई गनर्स में अलग अलग यूनिट में है, जैसे आशु ने जो यूनिट ज्वाइन की वो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स थी जैसा आपने कहा, और उसमें वो 19 गार्ड्स में गया। गार्ड्स में अलग अलग गार्ड है, 4 गार्ड, 7 गार्ड, 12 गार्ड। आशु वेंट टू 19 गार्ड्स। और वहां पे जो मेन चीज होती है वो 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो सबसे पहला जो मैटर करता है वो है आपका उस टाइम के जो ट्रेनर्स हैं, जिनको आर्मी में उस्ताद कहते हैं या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। जो जवान जो सूबेदार रैंक के लोग होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं, जो ट्रेनिंग आपको दे रहे होते हैं। और जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो मेजर या कैप्टन रैंक के लोग होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो जब देखते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो जो टॉप ऑफ द टॉप बंदे हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं, तू ये ज्वाइन कर, ये ज्वाइन कर। अगर आशु का कोई इंस्ट्रक्टर है वो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में रहा होगा उस टाइम, तो उसने देखा कि नहीं यार, ये बंदा मेरे जो यूनिट के लिए एसेट बन सकता है, ये बहुत अच्छा है, ये इन चीजों में बहुत अच्छा है, तो वो फिर वो मोटिवेट करेंगे। कोई गोरखा का होगा तो गोरखा वाला कहेगा नहीं आशु तू इन्फेंट्री गोरखा ज्वाइन करो। तो इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं वो। तो वहां पे वो फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, वो आपके एकेडमिक्स कैसी हैं। जो आशु ने यूनिट ज्वाइन की ब्रिगेड ऑफ द गार्ड 19 गार्ड्स, वो यूनिट है रेकी एंड सपोर्ट। ओके। तो उसमें क्या है, आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो तो आप उसमें जाते हो। तो हर यूनिट की हर उसकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जी। तो अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो देन यू गो टू रेकी एंड सपोर्ट, बिकॉज आपकी जो फंक्शनिंग है, जो आपका काम है, वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स नॉलेज, पढ़ाई, जी। इस तरह की चीजों को, कैलकुलेशंस, हम्म। वो चाहिए होता है। तो आशु ने, अगर आप देखो ना, बहुत सारी अपनी जिंदगी में बहुत सारी मिथ को तोड़ा है। ही जी वॉज सर। नॉट अ एवरेज काइंड ऑफ पर्सन। रिजेक्शन होना एक अलग चीज है, बट उस रिजेक्शन को सिलेक्शन में कैसे ले जाना, दैट वाज आशु। तो सेम चीज उसने बहुत सारी मिथ्स को तोड़ा। पहली मिथ जो उसने तोड़ा कि भाई अगर आपका 4-5 बार एसएसबी में नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा, नहीं, आप समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग इन यू। बट उसने ये इस मिथ को तोड़ दिया। उसने ये दिखाया कि देखो आप इतने लेट अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट हो सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि नॉर्मली जो डिफेंस में एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि अगर आप ओटीए में जाते हो तो आपके लिए आगे बहुत बड़ा कैरियर नहीं है, बिकॉज ओटीए बीइंग अ शॉर्ट जी। सर्विस कमीशन। बट उसने इस मिथ को भी तोड़ा। उसने दिखाया कि एक ओटीए से बंदा सेलेक्ट होके भी, और कहा किस रैंक पे जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, और रेगुलर सर्विसेज में आ सकता है। तो इसी तरह से उसने ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में एक बच्चा जो इतना रिजेक्ट हुआ, और उसने वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी की यूनिट ज्वाइन की, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। और जब आप जी। आ जाते हो, चाहे आप इन्फेंट्री में हो, चाहे आप इंजीनियर्स में हो, चाहे किसी में हो, आर्टिलरी में हो, गन, उसके बाद आप वहां से वॉलंटियर करते हो स्पेशल फोर्सेस के लिए। जी। तो उसमें आपका वो कोई मतलब नहीं है कि आप किस यूनिट से हो, आप एक वॉलंटियर करते हो। फिर वॉलंटियर करने के बाद जब आप जाते हो वहां पे, देन यू आर पुट इनटू अ सर्टेन टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग का भी सक्सेस रेट बहुत कम है स्पेशल जी। फोर्सेस का। उसमें जब आप क्लियर कर लेते हो देन यू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। तो दिस इज नॉट लाइक दिस कि आप एकेडमी से निकले और इमीडिएटली आप स्पेशल फोर्सेस में। सर प्रोबेशन बोलते हैं ना, इफ आई एम हाँ राइट, आई थिंक हाँ, प्रोबेशन वो होता है, उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो एसएफ में स्पेशल फोर्स। प्रोबेशन पे जाते हो आप, जी जी। एंड जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले तो देन ओनली यू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, एंड देन यू गेट द बैच। एंड बैच तो बाद में मिलता है, उसकी एक अलग स्टोरी है। बट आप एसएफ में तब जाते हो। एसएफ इज जी टोटली अ सर। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो सर आशुतोष सर ने वॉलंटियर किया था आशु की एक्चुअली गार्ड्स में। क्या है कि एज ज्यादा हो गई थी ओके। बिकॉज ऑफ ओके। हिज लेट सिलेक्शन। तो वो अपनी जिंदगी से सिर्फ 2 ही चीज ऐसी हैं जो वो नहीं कर पाया, और जो हमेशा कहता था कि मैं अगली लाइफ में करूंगा। बाकी तो उसने कहाँ जाना है, कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, किस यूनिट में जाना है, किस कोर्स को करना है, सब कुछ, और बाकी भी जिंदगी की सारी चीजें उसने अपनी तरीके से की। वो जिया भी अपने तरीके से,
और उसने अपने आखिरी समय को भी किस तरह से करना है वो भी उसने अपने खुद ही डिसाइड किया, बिकॉज ही वॉलंटियर टू गो इनटू दैट ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन में वो देश के लिए कुर्बान हुआ, देश के लिए उसने ही वाज किल्ड इन एक्शन। तो वो भी जी उसने सर। हर चीज उसने खुद अपने आप करी। और दो चीज उसने जो अपनी सेकंड लाइफ के लिए, इनिंग के लिए छोड़ दी, उसमें से एक चीज यही है, गोइंग इनटू स्पेशल फोर्सेस। वो हमेशा यही कहता था भैया कि मैं इस बार तो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, में एज मेरा ब्रैकेट में नहीं था मैं, बट मैं अगली जिंदगी में अगली बार जरूर स्पेशल फोर्स ऑफिसर बनूं। तो दो चीजें उसने अपनी अगली जिंदगी के लिए रखी, उसमें से एक ये था स्पेशल फोर्स। सर मैंने एक फोटो देखा था आपका आशुतोष सर के साथ पासिंग आउट परेड के टाइम पे। सर एक फैमिली पर्सपेक्टिव से कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप पासिंग आउट परेड में जाते हो? बहुत ही गर्व का विषय होता है, मतलब बहुत ही प्राइड होता है ना। और अपने बच्चे को, अपने भाई को जब आप यूनिफॉर्म में देखते हो, और उस टाइम पे पेरेंट्स उसको स्टार्स लगाते हैं, पीपिंग इन सेरेमनी जिसे कहते हैं, तो एक जी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एक सोल्जर है उसके जो माता पिता हैं, मैं तो इवन ये कहूँगा कि वो उस सोल्जर से भी ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा टफ डिसीजन वो पेरेंट्स लेते हैं जो अपने बच्चे को आर्मी में भेजते हैं। ईजी नहीं है। मैं अभी 4-5 दिन पहले ही एक हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ पे हम्म, एक छोटा सा बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था, और जी सर। ऑब्वियसली उसको कोई वैक्सीन या कुछ लग रहा था। तो वो तो मैंने बाद में देखा, बट मैंने देखा कि एक लेडी है, और यंग लेडी है, वो रो रही है, बाहर रो रही है। मैं समझ नहीं आया कि क्या रीजन है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में है तो कोई ना कोई बीमारी या इस तरह का ही रीजन होगा। तो पर वो लेडी बार बार रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि थोड़ी दूर पे उसकी उनकी मदर या उनकी मदर इन लॉ कोई रही होंगी, वो उस बच्चे को गोदी में लिया हुआ था, और वो स्टाफ जो है बच्चे के इंजेक्शन लगा रहा था। और जो फादर थे वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हुए थे, वो भी इस चीज को नहीं देख पा रहे थे। तो इमेजिन अ जी मदर न्यूबॉर्न बेबी का नहीं देख पा रही है कि मेरे बच्चे के वैक्सीन लग रही है, जबकि वैक्सीन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो क्या पेन माँ को होता है या फादर को होता है। वो दोनों नहीं लगवा पा रहे, मदर इन लॉ लगवा रही है, वो भी फेस दूसरी तरफ कर रही है जब बच्चे के इंजेक्शन लग रहा है। और वही माँ बाप, उन्हीं में से कोई एक माँ बाप कभी डिसीजन लेते हैं अपने बच्चे को आर्मी में भेजने। तो एक सोल्जर से, मैं तो कहूँगा एक भगवान से भी ज्यादा पूजनीय वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को आर्मी में भेजने का डिसीजन लेते हैं। ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि वो पैसा कमाने के, कि उनका बेटा आर्मी में चला जाएगा तो पैसा कमाएगा या कुछ है। आज की तारीख में तो खासकर इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि आदमी जितना पैसा चाहे कमा सकता है, बट देश के लिए बच्चे को भेजना आसान नहीं है। तो उन माँ बापों के लिए कितना बड़ा गर्व का विषय होता है उस टाइम पे जब वो अपने बच्चे को स्टार लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गर्व का विषय समय होता है। वो समय था। और उस दिन आपको मैं बताऊं, मेरी वाइफ की बर्थडे भी थी। आशु ओह वाह 1 सर। सितंबर 2001 को पास आउट हुआ था ओटीए चेन्नई से। जी। तो उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे भी था। तो डबल सेलिब्रेशन। डबल सेलिब्रेशन वाइफ के लिए, इससे बड़ा में क्या बर्थडे गिफ्ट हो सकता है जी कि जी जिसके भैया, जिसके ब्रदर इन लॉ देवर कितनी टाइम से जी। रिजेक्ट हो रहे हैं, और आज उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया हो कि वो आर्मी में सेलेक्ट हुए हो। तो बहुत ही यूनिक वो टाइम होता है पासिंग आउट पर। जी सर बिल्कुल। मतलब मैं तो इमेजिन ही कर सकता हूँ कैसा रहा होगा, बट देन आप जो आपने बताया वो बहुत ही अ, अच्छा लग रहा है सर सुन के। तो सर ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद सर कमीशन हो गए। तो सर हमने हमने कहीं पढ़ा था कि वो अपना यूनिफॉर्म खुद वॉश करते थे। ये ये बात सही है सर? और इसके पीछे का क्या स्टोरी है? ऐसा ऐसा क्यों करते थे सर?
आशु का ये कहना था कि भैया ये जो मैंने यूनिफ़ॉर्म है ना बहुत मेहनत से अर्न की है जी। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको धोए और वो खराब कर दे इसको। तो ये भैया मैं नहीं होने दे सकता। तो नॉट एवरी टाइम आई वुड से कि हर टाइम वो अपनी यूनिफ़ॉर्म बट हाँ, उसकी कोशिश यही रहती थी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम इवन बीइंग अ कमांडिंग ऑफिसर, अ कर्नल इन 21 राष्ट्रीय राइफल जहाँ पे वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे जगता था, ऑपरेशंस में हुँ। रहता था और इतने -10 डिग्री, -12 डिग्री टेम्परेचर होता था। बट वहाँ पे भी वो ये कोशिश करता था कि अपनी यूनिफ़ॉर्म वो खुद धोए। तो ये और कोई रीज़न नहीं था, ये सिर्फ़ उसका यूनिफ़ॉर्म के लिए प्यार और उसको ये कीमत पता थी कि उसने किस कीमत से इसको पाया है। यस। आप किसी भी यूनिफ़ॉर्म में एंड फॉर दैट मैटर आशु का हमेशा से बचपन से ही वो था कि आप उसको कोई भी आप फ़ोटो देखेंगे, आप जितनी भी आप गूगल सर्च करेंगे, आप कहीं भी आशु को देखेंगे, आशु हमेशा एकदम आपको परफ़ेक्ट कपड़ों में मिलेगा। भले ही वो कपड़े की कीमत या वो मैटर नहीं करती है, बट जो उसकी पैंट, शर्ट, ट्राउज़र्स, ब्लेज़र, स्वेटर जो भी है वो आपको एकदम साफ-सुथरा क्रीज़ एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। आप कितनी भी उसकी यूनिफ़ॉर्म में आप देख लेंगे उसको, सीनियर ऑफ़िसर्स आते थे और उसकी यूनिफ़ॉर्म को देख के, "अरे यार आशु, तूने ये यूनिफ़ॉर्म बहुत हमारी भी सिलवाओ, कहाँ से सिलवाई है?" तो आशु के जो यूनिट का अ, टेलर था वो भी जिसको बहुत काम मिलता था बाहर से। जी। बड़े-बड़े सीनियर ऑफ़िसर्स, 2 स्टार जनरल, 3 स्टार जनरल्स आके उसकी यूनिफ़ॉर्म को देख के खुश हो जाते थे, "यार आशु, तूने ये बड़ा अच्छा पैटर्न सिलवाया है, मेरा भी सिलवा।" तो दैट वाज़ आशु एंड दैट वाज़ हिज़ पैशन। राइट सर। सर उनका रिलेशनशिप जवानों के साथ कैसा था? हाँ, उनके यूनिट में? देखिए किसी भी लीडर के सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी टीम का होता है। जी। यू कैनॉट स्पेल सक्सेस विदाउट योर टीम हुँ, हुँ। और आप कितने अच्छे हो या आप कितने बुरे हो वो डिपेंड करता है आपकी टीम पे ही। तो आशु का जवानों के साथ, उसके यंग ऑफिसर्स के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था एंड इस आशु क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ, उसका रीज़न भी यही था। अभी 5-6 दिन पहले ही मेरे पास एक आशु के क्यूआरटी के जवान का फ़ोन आया। क्यूआरटी मतलब क्विक रिएक्शन टीम जो जी। एक सीईओ के या कंपनी कमांडर्स के या सेकंड इन कमांड की सिक्योरिटी में एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग होते हैं और वो हमेशा आपके जी। साथ रहते हैं। दे आर नोन एज़ क्विक रिएक्शन टीम। तो क्यूआरटी के एक बंदे का फ़ोन आया, कह रहा साहब हमारे साहब तो बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट। साहब मैं आपके लिए ना अ, गोंद के लड्डू बना के भेजूँगा। मेरे लिए मुझे भेज रहा है वो। आशु नहीं रहा, अब कोई उस जवान का किसी तरह का मैं या आशु कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट इमेजिन द लव। कह रहा साहब बहुत ठंड पड़ रही है, मैं घर आया हुआ हूँ और आपके लिए ना मैं गोंद के लड्डू बनवा के भेजूँ। कह रहा साहब को बहुत पसंद थे, तो जब हम जाते थे तो साहब को कोई मिठाई लेके जाते थे, तो जी। साहब कहते थे नहीं मुझे ये मिठाई नहीं खानी, ये बता घर से क्या बनवा के लाया? और फिर वो हमारे पास आके हमारी बैरक में हमारे साथ बैठ के ना, वहाँ पे फिर खाते थे वो। तो साहब वो गोंद के लड्डू बहुत पसंद थे, साहब मैं आपके लिए भी भेज। वाह! तो ये प्यार है, ये अपनापन है। इमेजिन जहाँ पे कि 1000 से 1200 लोगों का हेड होता है एक कमांडिंग ऑफिसर या कर्नल जो एक यूनिट का जी। जी। 1200 लोग उसके अंडर में होते हैं, जवान, ऑफिसर्स एंड अदर रैंक। उसमें से एक बंदे के आप पास जाके बैठे हो, उसके बिस्तरे पे जाके बैठे हो और आप उससे कह रहे हो कि घर से क्या लेके आए हो? जबकि वो ऑब्वियसली बेचारा मिठाई जो लेके आया होगा सीईओ साहब के लिए, वन ऑफ द बेस्ट मिठाई लेके आया होगा। वहाँ के उस एरिया के सबसे बढ़िया दुकान से लेके आया होगा। बट साहब कह रहे हैं घर से क्या लेके आए? ये जो पर्सनल बॉन्डिंग है, जो इमोशंस है ना, जी। दिस जी। मेक्स यू अ ग्रेट लीडर। तो कह रहा साहब वो हमारे साथ बैठ के फिर वो गोंद के लड्डू खाते थे, उनको बहुत। तो हमेशा जब मेरी उससे बात होती थी, तो 90% हमारी बात जो भी होती थी,
चाहे 2 मिनट की हुई, चाहे 2 घंटे, हम 2-2 घंटे भी कई बार बात करते थे, प्रोवाइडेड उसके पास टाइम है, रात को 11 बजे, 12 बजे फ़ोन आ गया, तो हम 2 घंटे भी बात करते थे, तो उसमें 90% ऑफ द टाइम वो 2-3 चीज़ों पे ही बात करता था, या मैं उससे 2-3 चीज़ें ही पूछता था। यूनिट कैसी है? जवान कैसे हैं? आपके जूनियर ऑफिसर्स कैसे हैं? या वो उनके बारे में हमेशा बताता है। मेरा जवान ऐसे है, मेरे जवान ऐसे हैं, मैंने ये सिखाया, मैंने ये किया, मैंने ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, और उनके लिए मैंने स्पेशली इस तरह की जैकेट ऑर्डर करी हैं। एक बार मैंने एक फ़ोटो देखी, दूरदर्शन पे ये सॉरी इस पे स्टार पे आ रही थी, ये जिस टाइम पे आशु शहीद हुआ उससे जस्ट 1-2 महीने पहले की बात है। लॉकडाउन था, 2020 मई की बात है, तो ये मार्च-अप्रैल की बात रही होगी। तो मैंने देखा कि उसमें कवरेज आ रहा था कि किसी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, कि जो 21 राष्ट्रीय राइफ़ल है, वो वहाँ के लोगों को लॉकडाउन के बारे में बता रही है और कोरोना के बारे में बता रहे हैं इस तरह। तो मैंने देखा कि वो जवानों ने ना एक अलग ही तरह का कुछ पहना हुआ है। तो मैंने जी। आशु को व्हाट्सएप किया। मैं आशु, ये तुम्हारे लोगों के बंदे कुछ और यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं क्या 21 राष्ट्रीय राइफ़ल के? कुछ नई यूनिफ़ॉर्म आई है क्या इस टाइम पे? कह रहा नहीं भैया ऐसा नहीं है। मैंने क्या है कि इनके लिए एक अलग से ऊपर एक वो सिलवाई है, क्योंकि बारिश भी हो रही है यहाँ पे। नॉर्मली इस टाइम पे बारिश होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है, कोविड का टाइम है, तो क्या है कि जवान ये अपनी यूनिफ़ॉर्म के ऊपर पहन लेते हैं और आके इसको धो देते हैं। प्लास्टिक की ऑब्वियसली थोड़ी देर में सूख जाती है, तो उनको ठंड भी नहीं लगती, वो बीमार भी नहीं होते और कोविड का भी कुछ नहीं रहता, यूनिफ़ॉर्म भी उनकी साफ रहती है। तो वो अलग-अलग कुछ सोचता रहता था उनके बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, अलग-अलग तरह से करना। तो बहुत ही प्यार से रखता था, उनको बच्चू बोलता था। आशु अपने यंग ऑफिसर्स को और जवानों को हमेशा बच्चू करके बोलता था। हाँ बच्चू, कैसे हो बच्चू? और कोई भी अगर दिख गया उसको, जा रहा है, सामने से गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी-सी डल लगी या उसको लगा कि यार ये बंदा कुछ परेशान सा लग रहा है, वो इमीडिएटली रोक के पूछता, क्या बात है? तो किसी को वहाँ यूनिट में प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो वहीं के इमीडिएटली उसको सॉल्व करना, या उसके घर पे, भाई 2 ही तरह से आदमी परेशान होगा। या तो वहाँ पे उसको कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे वो जॉब कर रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसका जो सीनियर ऑफिसर है या जूनियर कोई है, किसी तरह की उसको परेशान कर रहा है या कोई दिक्कत है, तबीयत सही नहीं है, व्हाटएवर इट इज़, छुट्टी नहीं मिल रही है उसको, छुट्टी नहीं दे रहा है, ये दिक्कत हो सकती है, या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम रही, इमीडिएटली सॉल्व करता था। तो हम हमेशा यही बात करते थे, वो हमेशा यही बता रहा होता था, भैया मैंने देखो अपने जवानों के मेस में ना एक बहुत बड़ी टीवी लगवाई है अभी, और वो उसपे ना मैच देखते रहते हैं। खाना खाते-खाते मैच देखते हैं। मैं हँसी जो है मेरे ऑफ़िस तक हँसी की आवाज़ आती है उनकी, और फिर मैं जाके उनके साथ वहीं बैठ के उनकी मेस में ही खाना खाता हूँ और साथ में हँसते हैं। तो कभी भी उसका हमेशा ये होता था कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, जी। 3 उसमें, वो उस किसी को नहीं पता होता था कि आशु कब जवानों की मेस में पहुँच जाएगा और उनके साथ या तो ब्रेकफ़ास्ट करेगा या लंच करेगा या डिनर करेगा। अब जब यूनिट का सीईओ इस तरह का है, तो फिर आप सोचिए कि जो मेस हवलदार है, जवानों का जो मेस में खाना बना रहे हैं, वो किसी भी टाइम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते। क्योंकि उनको कब पता नहीं कि कब सीईओ साहब आके बैठ जाएँगे और हाँ भाई जी। लाओ। और किसी जवान को अगर खाना बढ़िया मिल रहा हो, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो, साथ में एक मोरल बूस्टर ये हो कि साहब आगे बैठ गए, मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए? यही होता है। आप पैसे से किसी को नहीं खरीद सकते। आप किसी को 10,000 रुपए देके नहीं बोल सकते कि आज ऑपरेशन करने जाना है, आतंकवादी को मारना है, या जब गोली चलेगी तो जवान आपके सामने आके खड़ा नहीं होता। ये कॉमरेडरी है, ये लीडरशिप ट्रेट्स हैं। जब आप किसी को समझ पाते हो कि इसको क्या चाहिए, एम्पैथाइज़ कर पाते हो, तो जो एम्पैथी है ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आशु में एम्पैथी बहुत थी, एंड आशु इज़ अ क्लासिकल एग्ज़ाम्पल ऑफ हाउ द लीडरशिप शुड बिहेव एंड व्हाट एम्पैथी इज़ ऑल अबाउट फॉर अ टॉप लीडर। निश्चय। सर, अगर लीडर अगर लीडर आशुतोष सर जैसे हो ना, तो फिर जो उनके साथ काम करते हैं, वो भी फिर उतनी ही लगन से करेंगे। फिर वो नहीं सोचेंगे कि अगर कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी होता है, तो फिर वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका वो लीडर को देख रहे हैं और लीडर उनके साथ इतने अच्छे से उन्हें लाइक मोटिवेट कर रहा है और रख रहा है।
आई थिंक जवान भी शायद वैसे ही फील करते होंगे सर। मैं आपको इसी टाइम सेम ऑलमोस्ट यही टाइम जी। आपको मैं 4 साल पहले लेके चलता हूँ। यही 25 जनवरी 2020 में आशु को दूसरा सेना मेडल मिला। जी। आशु को अपनी लाइफ में 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले। 2 वो जब जीवित था और तीसरा उसको जब वो ही वाज किल्ड इन एक्शन, जब वीर गति को जी। प्राप्त हुआ उसके बाद तीसरा गैलेंट्री अवार्ड मिला। बहुत ही रेयर है इंडियन आर्मी में कि किसी जवान को या ऑफिसर को 3 गैलेंट्री अवार्ड मिले। इसके अलावा जी बहुत सर। सारे अदर चीफ ऑफ द आर्मी कमेंडेशन कार्ड और अलग-अलग वो हैं, पर 3 गैलेंट्री अवार्ड और मिले हुए। टोटल 7 अवार्ड मिले हैं उसको। तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड सेकंड मिला था उसको, वो मिला था उसने आमने-सामने की लड़ाई में 5 फुट दूर से एक आतंकवादी, और वो आतंकवादी को क्यों मारा था, खुद आगे जाके, क्योंकि एक उसी की क्यूआरटी का जवान जो है, उस आतंकवादी की फायरिंग रेंज में आ गया था। मतलब कि वो इतना क्लोज पहुंच गया था उस आतंकवादी के कि हर जना अब ये देख रहा था। और ये बात भी मुझे आशु ने नहीं बताई। जब जी। आशु के मॉर्टल रिमेन्स के साथ जब वो वीरगति को प्राप्त हो गया और उसका मॉर्टल रिमेन्स जो है, पार्थिव शरीर जो है, एयरफोर्स के स्पेशल जहाज से जयपुर आया, तो उसके साथ जो बंदे आए थे उसमें आशु की क्विक रिएक्शन टीम क्यूआरटी के भी जवान थे। तो उसमें से लोगों ने बताया कि साहब एक हमारा ही जवान बिल्कुल उस ऑपरेशन में आतंकवादी के सामने आ गया और हम सब लोग दूर डिप्लॉयड थे और ये देख रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब टेररिस्ट जो है इसको मार ही देगा। और सडनली हमने देखा, शाम हो रही थी, बारिश हो रही थी, बर्फ पड़ रही थी, और हमने पीछे से देखा तो कोई चिल्लाता हुआ भागता हुआ आ रहा है, जिसके आधे-आधे पैर कीचड़ में हैं, क्योंकि वो खेत में एक ऑपरेशन हो रहा था और वहाँ पे धान बहुत बोया जाता है कश्मीर में, तो पैडी फील्ड में था। और हमने देखा अंधेरे में थे, पीछे से कोई चिल्लाता हुआ और भागता हुआ आ रहा है, और कह रहे साहब हम लोग सब देख के एकदम चौंक गए, अरे ये तो हमारे सीओ साहब हैं। तो एक जवान को बचाने के लिए आशु भागता हुआ आया, जबकि सबको ये लग रहा था कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ये टेररिस्ट के बिल्कुल फायरिंग रेंज में है और टेररिस्ट को गोली मार देगा। और उस टाइम आशु पीछे से भागता हुआ आया और आके उसने जवान को कवर किया और फिर ऑपरेशन हुआ। ये मैं ऑपरेशन आपको इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, और आशु जी। खुद जब उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो उससे पहले एक मीडिया चैनल को बता रहा है, तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। तो जी। तब आशु ने उसको 5 फुट दूर से आतंकवादी को मारा। पूरी यूनिट, और उस टाइम तक सिविलियंस भी आ गए थे, जे.एंड.के पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग भी आ गए थे, बाकी लोग भी आ गए थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। वो सब देख रहे हैं कि 21 राष्ट्रीय राइफल के सीओ साहब किस तरह से अपने एक बंदे को बचाने के लिए आमने-सामने की लड़ाई में गोली मार रहे हैं। पहले टेररिस्ट ने 3 गोलियां चलाई, उसके बाद आशु ने उसको मारा। तो इस तरह का ऑपरेशन था वो, और ये उसका वीरता था, और तब उसने मारा। तो आप सोचिए कि जब पूरी यूनिट में हर जना ये देख रहा है, जो आपने बोला ना कि इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है, कि पूरी यूनिट देख रही है कि हमारा सीओ एक जवान के लिए इतना कुछ कर सकता है। जी सर। तो सारे जवान और ऑफिसर्स देख रहे थे कि उनका सीओ कितना करेजियस है, और उसके लिए उसकी टीम की हर जने की लाइफ की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, और वो इस चीज को देख रहे थे। और जहां ऐसा इस तरह से लीडरशिप बाय एग्जाम्पल हो, तो वहाँ एक्चुअली यूनिट बेस्ट यूनिट होती है। मैं क्यों आपसे कह रहा था कि मैं आपको 25 जनवरी 2020 में ले जाना चाहता हूँ। आज भी 21 तारीख है, इसी टाइम के आसपास की बात है। 25 जनवरी को आशु को 2020 को दूसरा सेना मेडल मिला था, और वो इसीलिए मिला था कि उसने आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी को मारा था। बट देखिए, जब लीडर बढ़िया होता है तो उसी तरह से फिर टीम रिस्पॉन्ड करती है, और उसी साल आशु की यूनिट को बेस्ट यूनिट मिला, यूनिट साइटेशन मिला। कहते हैं टीम इज लाइक द लीडर। तो सारी राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स में भी बेस्ट राष्ट्रीय राइफल यूनिट का अवार्ड 21 राष्ट्रीय राइफल को मिला, जिसको कर्नल आशुतोष लीड कर रहे थे, और उसके लीडर को सेना मेडल मिला।
तो इससे बड़ा बड़ा मोरल बूस्टर जवानों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, टीम के लिए और क्या हो सकता है। तो आपने जो बात कही मैं उसी को एग्जाम्पल देके बताना चाहता तो सर अगर 21 आरआर की बात करें तो बहुत एलीट यूनिट है सर ये, तो पता है, बट उनको एक ट्रिपल सेंचुरियन नाम से भी बुलाया जाता है। तो वो सर आप अगर बता सकते क्यों उन्हें ट्रिपल सेंचुरियन बोला जाता 21 राष्ट्रीय राइफल जब से रेज हुई है तब से लेके अब तक, अब तो टाइम हो गया, उन्होंने 300 प्लस आतंकवादी मारे। है? वाह। अभी तो बहुत सारी यूनिट्स और हो गई जिन्होंने 300 प्लस आतंकवादी मारे प्लस। पर मैं जी। आपको पुरानी मतलब बात बता रहा हूँ, तो फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल यूनिट टू रीच 300 प्लस डिजिट, 300 प्लस आतंकवादी मारने वाली पहली राष्ट्रीय राइफल यूनिट है। और इसीलिए वो अपने बड़े प्राउड से, बड़े प्राइड के साथ अपनी कैप पे लिखवाते हैं ट्रिपल सेंचुरियन, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज ट्रिपल सेंचुरी। So that is the gallant history of 21 राष्ट्रीय राइफल, जहाँ पे कि यस। बहुत गैलेंट ऑफिसर्स हुए हैं। इससे पहले भी एक सीओ थे, वो भी ही वाज आल्सो किल्ड इन एक्शन। तो बहुत सारे जवानों ने, ऑफिसर्स ने, इवन 2 सीओज ने अपनी शहादत के बाद, अपनी वीरगति प्राप्त होने के बाद इस यूनिट को यहाँ पे पहुंचाया है, एंड दैट इज व्हाई 21 राष्ट्रीय राइफल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राष्ट्रीय राइफल यूनिट इन एंटायर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो सर मोस्टली कश्मीर में ही पोस्टिंग होती है ना 21 आरआर की, राष्ट्रीय या राइफल्स यूनिट फिर? बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जाते हैं, जी जी। और ओके। हमारे कंट्री में मैक्सिमम सीआई जो है, काउंटर इंसर्जेंसीज जो है वो कश्मीर में ही है, तो इसलिए ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट कश्मीर में है। प्लस इसके अलावा भी जहाँ पे भी इस तरह का वो है वहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। बेसिकली ये यूनिट्स जो है जो काउंटर इंसर्जेंसी को फेस करने के लिए बनाई गई थी, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ द इंडियन आर्मी कि इस तरह की यूनिट्स को बनाना, और बहुत सक्सेसफुल रहा है ये मॉडल। सर आशुतोष सर ने कभी अनुज सूद सर के बारे में कुछ बताया था? हाँ, वो भी अनुज एक, को बहुत दोनों एक प्यार साथ करता था, शहीद हुए थे, तो जी सर, बहुत प्यार तो कुछ करता था आपको। अनुज को वो। और जी मैंने बताया ना, हमारी ज़्यादातर बातें जो होती थी वो इन्हीं चीज़ों को लेके होती थी। जी। अपने यूनिट के जवान, यूनिट के ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, खासकर जो उनके वेलफेयर के बारे में, उनके मोरल के बारे में, उनके कैसे कितने अच्छे ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, किस तरह के हैं, किस तरह से वो डेडिकेशन है उनका, कैसे पैशन है। तो अनुज की बहुत तारीफ करता था वो, और मैं अनुज से पर्सनली मिला भी हूँ, जी। और मैंने अनुज की बर्थडे भी आशु के साथ सेलिब्रेट की हुई है। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड ही इज स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो अनुज की बहुत तारीफ करता था, बहुत बताता था कि भैया बहुत डेडिकेटेड है और बहुत ही मेहनती है, और एक बार उसको बोल दिया तो मतलब बस फिर वो काम करके ही लाएगा किसी भी तरह का काम। तो बहुत तारीफ करता था उसके डेडिकेशन की, उसके काम की, उसकी एफिशिएंसी की, और किस तरह का वो सिंसियर है। तो आशु बहुत तारीफ करता था। जी सर, तो अनुज सर कैसे थे सर? आपने तो आप तो मिले हैं उनसे, आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत सीधे, डाउन टू अर्थ, हंसमुख, खुश मिजाज। एंड अगेन अनुज के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि जो उसकी टीम बिल्डिंग थी, लोगों के साथ बॉन्डिंग थी, वो बहुत जबरदस्त थी। और जैसे मैंने बोला कि एक बर्थडे पे मैंने अनुज की बर्थडे जी। हमने साथ में सेलिब्रेट की है। तो हम लोग सब, केक कट गया था, उसके बाद सब बैठे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। सडनली देखा तो अनुज था ही नहीं अपने रूम में, कहीं इधर उधर हो गया। तो आशु ने बोला, अरे अनुज का है, बुलाओ। तो देखा अनुज अपने जवानों के साथ बैठ के और कुछ खा रहा है। तो आया, तो आशु ने पूछा, अरे कहाँ थे अनुज? अरे सर वो हमारा बंदा है, वो नॉर्थ ईस्ट का है, तो वो अपने घर से आया है, तो पता नहीं कुछ कुछ बनवा के लेके आया है। मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट वालों के बारे में और खासकर हमारे जवानों के बारे में ये कहना है कि जमीन के ऊपर जो भी हिलता डुलता है ना, वो सब खाते हैं। और हम नॉर्थ इंडियन, मतलब
हालांकि अगर कोई नॉनवेज भी खाता है ना तो वो मतलब सोच भी नहीं सकता। और अनुज जी अनुज उनके साथ बैठा हुआ ऐसे ही कुछ खा रहा था, क्योंकि वो अपने घर से यही लाते हैं। जी मैंने बोला ना जैसे आशु है तो वो बोला कि क्या बनवा के घर से क्या लाए हो, तो वो अपने घर से वही कुछ बनवा के लाया था। मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या बनवा के लाया था और वो क्या खा रहा था, समझे। तो अनुज उनके कह रहा जी वो सर। सर वो आया है अभी घर से, तो वो कुछ बनवा के जी लाया था सर। सर। लीडरशिप ऐसे नहीं गेन की जाती है, जी सर। ऐसे ही आपके लिए कोई सामने आके खड़ा नहीं हो जाता गोली खाने के लिए। जी सर। आर्मी इस चीज का पैसा नहीं देती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाती है कि आपको लड़ाई के टाइम में गोली खानी होगी। और हर जने को अपनी जान प्यारी होती है। ये जो जी सर लीडरशिप है बिल्कुल। ये गेन की जाती है, अर्न की जाती है। जो रिस्पेक्ट है, जो इस तरह की चीजें, वो कमांड नहीं आप गेन करते हो, अर्न करते हो। जी सर। तो ये ऐसे ही आती है। तो अनुज उनके साथ बैठा वो खा रहा। इमेजिन द काइंड ऑफ लीडर अनुज वाज। यस सर। ये तो सर वही तो मतलब नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल अगर हम सिविल दुनिया में भी देख लें तो वहां पे कोई छोटी चीज नहीं करता है एक दूसरे के लिए। यहाँ तो मतलब फ्रंट लाइन पे जान देना तो सर बहुत बड़ी बात हो जाती आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात देखें, अदर है। देन जी सर। आर्मी या अदर देन यूनिफॉर्म वाली चीजों को देखें, तो 10% भी हम वो पार्ट नहीं करते जो एक्चुअली जो सोल्जर करता है, या जो टीम बिल्डिंग का हम्म। मतलब उनका होता है। और उनकी टीम बिल्डिंग इसीलिए हम्म। बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए हमें उनकी सीरीज, वेब सीरीज, उनकी एपिसोड, सीरियल्स या बुक्स इसीलिए फैसिनेट करती हैं, हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी टीम जी बिल्डिंग ही अलग लेवल की होती है। और उनकी टीम बिल्डिंग अलग लेवल की इसलिए होती है क्योंकि वो प्यार मोहब्बत के टाइम की टीम बिल्डिंग नहीं होती है, वो इन हार्ड फेस टाइम्स की ऑफ होती है। वॉर, इन फेस ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है। तो वो यस। जो प्यार होता है ना, वो आप कहीं कर ही नहीं सकते। और हम जी कॉर्पोरेट सर। वर्ल्ड के लोग जो हैं टीम बिल्डिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, वेबिनार होती है, सेशंस अटेंड करते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाते हैं, एंड दे टॉक ऑन टीम बिल्डिंग, एंड दे टॉक ऑफ जी सर। कमराडरी, एंड दे टॉक ऑफ एम्पैथी। करेक्ट। But these real life heroes are actually the examples of these. We need not to go anywhere else. हम कहीं किसी और कंट्री का या कोई एक वो लाएं, एग्जाम्पल लाएं, ये यही है। आप किसी भी जवान की, किसी भी ऑफिसर की कोई भी किल्ड इन एक्शन है या सर्विंग है, अगर आप उससे देखोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगी। तो आपको कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। The only thing is you need to जी have a सर। love for the army or the soldier or the air force or the navy. आपको सब कुछ यही सीखने को मिल जाएगा। You need not to go for any big courses or so called this empathy and everything. जी सर। सर आशुतोष सर को राजवाड़ टाइगर भी बोला जाता था, तो उसके पीछे का क्या स्टोरी है सर? ये नाम कैसे पड़ा उनका? Rajwad is a dense forest. जी Rajwad is a very dense forest, very closely between just uh, the moment you enter in the India, जिस साइड पे जी कर्नल आशुतोष की यूनिट थी, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर। और क्या होता है कि जैसे ही टेररिस्ट दूसरी तरफ से इधर आते हैं, दे स्नीक इन इनटू दिस रजवाड़ फॉरेस्ट। इस रजवाड़ जंगल में वो ओके। छिप जाते हैं, घुस जाते हैं। उनको इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप यहाँ जाओगे और आपको यहाँ पे इस तरह का फॉरेस्ट है, उसमें चला जाना है। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ऊंचे ऊंचे उसमें पेड़ हैं, और इतना टफ टेरेन है और इतने डेंस फॉरेस्ट है वो, कि आपको डे लाइट में भी आप सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती है। तो अगर दिन में भी कोई आपको ऑपरेशन करना है तो आप सर्च लाइट से ही करोगे। तो इस तरह के डेंस फॉरेस्ट हैं, तो वो उसमें अपने हाइड आउट्स उनके पहले से बने होते हैं, या इस तरह की हम्म। तैयारियां होती हैं, उनके जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं वो बना के रखते हैं, तो वो उस हाइड आउट्स में छिप जाते हैं। तो बड़ा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म। और आशु को उस पूरे रजवाड़ फॉरेस्ट का एक एक चप्पा चप्पा पता। वो एक एक पॉइंट को वहां जानता था, और जिस तरह से एक टाइगर अपने पूरी जो टेरिटरी है उसको डिमार्केशन करके रखता है, और हम्म। वो उस तरह वहां पे
एक बॉर्डर बना के रखा है जिससे कि कोई भी उसमें बाहर से ना घुस जाए। एंड आशु वाज लाइक दिस ओनली। पूरा उसको रजवाड़ फॉरेस्ट पता था एंड ही न्यू कि अगर वहाँ आए हैं तो वो किस तरफ से आए हैं तो कहाँ पे छुपे होंगे, इधर से आए तो किस तरह से छुपे होंगे। उसको पूरा एक चप्पा चप्पा पता था और उसने पूरे रजवाड़ फॉरेस्ट को इसी तरह से गार्ड करके रखा हुआ था कि कोई भी टेररिस्ट उसमें छुप जाए तो बच के नहीं जा पाता था। एंड ही वॉज अ रियल टाइगर एंड ही वॉज अ रियल सेवियर। और रजवाड़ फॉरेस्ट का पूरा वो एक चप्पा चप्पा छाना हुआ था और उसी तरह से उसने अपनी टेरिटरी को पूरा मार्क करके रखा हुआ था। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज रजवाड़ टाइगर। Absolutely. तो सर आप ये स्टोरी भी है ना कि मतलब उनके एशेस को रजवाड़ के ऊपर इंडियन हाँ आर्मी ने हेलीकॉप्टर के थ्रू स्प्रिंकल बिल्कुल किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब वो शहीद हो गया उसके बाद उसके जवान यहाँ से जयपुर से उसकी एशेस को लेके और 21 आर गए। फिर जो उस टाइम पे एक्टिंग सीईओ जो आशु के जस्ट वीरगति के बाद जिन सीईओ साहब ने कमांड संभाली थी वो और जो यूनिट के पंडित हैं उनके जी, साथ उसकी एशेस को पूरे रजवाड़ जंगल में प्रभावित किया गया। पूरे रजवाड़ जंगल में उसको छिड़का। ये सोल्जर के लिए, एक टाइगर के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान है कि जहाँ वो जी सर, जिया और अब वहीं पे वो हमेशा जी रहता। सर, So that is the greatness of Indian Army. यस सर, एब्सोल्युटली। और अ, आशुतोष सर का इम्पैक्ट उस एरिया में भी ये ये चीज दर्शाता है कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया था अपने टेन्योर में वहाँ। उसको पूरा कश्मीर एंड स्पेशली नॉर्थ कश्मीर जहाँ पे वो पोस्टेड था जी, उसको बहुत लोग प्यार करते हैं। आज भी उसके नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, रोजा इफ्तारी की दावतें उसके नाम से होती हैं। लोग मुझे वहाँ से फोटो खींच के भेजते हैं, कश्मीर के लोग। बहुत सारे लोग मुझे से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे से जुड़े हुए हैं और वो फोटो खींच के भेजते हैं। इमेजिन वाह, इतने सालों बाद भी उसको आज वो इतना प्यार करते हैं, याद करते हैं। सॉकर टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, रोजा इफ्तारी कर्नल आशुतोष के नाम पे आज भी होती है। इससे बड़ा वाह, उसके लिए और कुछ बात नहीं हो सकती एक लीडर के लिए कि जो जाने के बाद भी उसको जी रोज सर, इस तरह से याद है। जी सर, बिल्कुल। सर तो अब जैसे अब 2 मई को वो शहीद हुए ऑपरेशन में। तो सर आपकी बात हुई थी उनके वो ऑपरेशन से पहले उनसे? उससे हमारी लास्ट बात जो हुई थी वो 1 मई को हुई थी। 1 मई को अच्छा, करीब दोपहर में 12-1 बजे, करीब 11-12 बजे हमारी बात हुई थी। और उससे पहले हमें पता था, उसने मतलब बोला हुआ था कि मैं बाहर हूँ, तो बात नहीं कर हुँ, पाऊँगा। तो वो 1 मई को सुबह बात हुई थी, मतलब 11-12 बजे के आसपास। और उस दिन मैंने जैसे कि बताया आपको कि रेजिंग डे था उसकी यूनिट का। 1 मई जो है 21 राष्ट्रीय राइफल का रेजिंग डे होता है। जी, उस दिन रेज की गई थी, उसका बर्थडे होता है यूनिट का। तो उसने पहले हुँ, फोटोग्राफ्स भेजी कुछ हमें और फिर उसके बाद उसने फ़ोन पे बात करी। उसने हवन करते हुए की फ़ोटो भेजी, बोला कि भैया अभी जो है कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस वजह से हम और कुछ फंक्शन या और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आज मैंने सुबह, रात भर में ऑपरेशन में था, सुबह अभी 5 साढ़े 5 बजे आया हूँ और नहा धो के फिर अभी मैंने ये हवन किया है। आज हमारा यूनिट का रेज़िंग डे है, हम सब ने वो उसको शुभकामनाएँ दी, मम्मी ने, मैंने, वाइफ ने, बच्चों ने। और मैंने उसको व्हाट्सएप जो फ़ोटो भेजी तो उसपे बस यही 2 लाइनें लिखी, डूइंग पूजा इन यूनिफ़ॉर्म अ ड्रीम कम ट्रू। तो ये वाह! हमारी लास्ट उससे व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे बात हुई थी और उसके बाद फिर बात नहीं हुई। उसने बोला कि भैया मैं अभी सुबह ही आया हूँ और अभी ऑपरेशन चल रहा है, वो जंगल में छुपे हुए हैं और रात भी हमने एक टेररिस्ट के गोली मार दी है और पर वो घायल होके इधर-उधर भाग गया है। तो अभी कुछ टाइम लगेगा, मैं भी बाहर रहूँगा, मेरे बंदे भी बाहर रहेंगे, तो अभी टाइम लगेगा ऑपरेशन खत्म होने में। तो यही हमारी उससे लास्ट बात हुई। सर न्यूज़ कैसे मिली लोगों को? जी? उन
वो शहीद हो गए, वो न्यूज़ आपको कैसे मिली अगले अगले दिन? 2 मई सेकंड की को ही शाम मिली या फिर? नहीं, कंफर्मेशन 2 मई की शाम को कुछ अनकन्फर्म चैनल से ये न्यूज़ मिली कि कर्नल जी, आशुतोष एक ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ किस लेवल पे है, क्या है, अभी उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है और कर्नल आशुतोष इस ऑपरेशन को खुद ही लीड कर रहे हैं। तो ये हमें अनकन्फर्म चैनल से कुछ न्यूज़पेपर्स की ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की साइट से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली और हुँ। 3 मई 2020 को सुबह होते-होते हमें आर्मी चैनल से कन्फर्म न्यूज़ मिली कि कर्नल आशुतोष। सर, जब ये न्यूज़ मिली, तो ये आपको न्यूज़ मिली थी या पूरी फैमिली को एज़ अ होल पता चला? पहले आपको मिली थी या फिर आपने ये उनकी बताया वाइफ़ के कैसे? पास फ़ोन आया था। ओके, ओके। उनकी वाइफ़ के पास फ़ोन आया था कि क्योंकि वो टच में भी थी लगातार और एज़ पर जी, प्रोटोकॉल आर्मी ने उनकी वाइफ़ को पहले इन्फॉर्म किया और फिर जी, उसके बाद वो हमारे साथ ही थी पल्लवी, तो फिर जी। हमें उसने बताया कि भैया जैसे सर, मैम और आशुतोष सर की फैमिली अभी हाउ आर दे होल्डिंग अप सर? दे आर गुड, दे आर गुड। एक टफ सिचुएशन होती है, जी फैमिली सर, मेंबर का जाना, दे आर कोपिंग अप। तो हर जने के फैमिली के हर परिवार के हर जने के लिए एक बड़ा टफ सिचुएशन होती है। बिटिया के जी, लिए, वाइफ के लिए, माँ के जी लिए, सर, परिवार के लिए, सब अपनी-अपनी तरीकों से काट रहे हैं ज़िंदगी, जी रहे हैं ज़िंदगी, उसको यादों में रख रहे हैं। पर वो जो देश के लिए करके गया, जिस तरह से एग्ज़ाम्पल उसने सेट किया, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और ये जो गर्व है यही हम सबको ज़िंदा रखे हुए है और हम सबको जब हम डाउन फ़ील करते हैं तो मोटिवेट करता जी सर। सर, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मैं आशुतोष सर की स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ एंड जैसे एज़ अ फैमिली आप लोगों ने जैसे इस अपने आप को सँभाला है या कंडक्ट किया है, वो भी सर बहुत इंस्पिरेशनल है। तो मैं सर आई होप आई नो 21 आरआर बहुत ज़्यादा एलीट यूनिट है एंड आई नो फॉर श्योर कि वो उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो उन्होंने लेजेंड सेट किया है, उसको बहुत अच्छे से अपहोल्ड करें। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट और आशुतोष सर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड आई एम श्योर जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, वो भी उनके लाइफ से उतना ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे जितना मैं आज बैठ के हुआ हूँ। थैंक यू सो मच। है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और यस, आशु ने जिस तरह का काम किया, तो जी, ये हमारा भी फर्ज़ बन जाता है एज़ अ फैमिली कि उसी तरह से आशु की लाइफ़ और उसकी सैक्रिफाइस को लोगों के सामने लाना, जी, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ों को बाहर नहीं लाया जाएगा तो लोग उससे इंस्पायर नहीं होंगे। जी सर, बिल्कुल। इसी तरह से हमने इमीडिएटली आशु की वीरगति के बाद भी को कैरी किया जी, और वो ज़रूरी भी हो जाता है और बहुत लोगों ने देखा, इससे इंस्पिरेशन ली और मैं कहीं भी नहीं चाहता कि कोई भी माँ-बाप 1 सेकंड के लिए ये सोचे कि मुझे अपने बच्चे को आर्मी में भेजना चाहिए कि नहीं। तो ये जी भी एक सर, बोझ था, एक हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज़ अ फैमिली, एज़ अ कर्नल आशुतोष जी की सर, फैमिली हम लोगों के ऊपर, जी सर, क्योंकि जब तक देश में इस तरह के वीर हैं जी सर, और उससे भी बड़े उसके परमवीर माता-पिता हैं, तभी तक हम सुरक्षित हैं। जी सर, तो कभी भी हमारे इस आशु के बलिदान से ऐसा ना हो कि कोई माँ-बाप ऐसा सोचे कि कहीं मेरे बच्चे के साथ भी ना हो और वो ना घबराए कि अपने बच्चे को भेजूँ कि नहीं भेजूँ। तो ये हम कभी नहीं जी सर, चाहते थे और कभी भी चाहेंगे भी नहीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि मेरा छोटा बेटा आर्मी की तैयारी कर रहा है और वो अब आर्मी में जाएगा, वो देश के लिए काम करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच फॉर inspirational. हैविंग मी हियर। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग, जय हिंद। Pleasure is all mine, sir. Thank you so much for your time. Thank you, sir.